नमस्कार। हमर छत्तीसगढ़ की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और सह प्रभारी विजय जागीड़ का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन जयपुर से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे राजधानी के राजीव भवन में प्रदेश वार रूम के साथ बैठक लेंगे। वहीं दौरे के दूसरे दिन दोपहर 2 बजे राजधानी के राजीव भवन में जिला प्रभारी पदाधिकारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। तो कांग्रेस सह प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें विजय जागीड़ का 2 दिवसीय ये छत्तीसगढ़ दौरा। तो कांग्रेस सह प्रभारी का छत्तीसगढ़ दौरा, तो लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस तरीके से अपनी सीटों पर बढ़त बनाने के लिए लगातार कवायद कर रही है, तो रायपुर के लिए करेंगे प्रस्थान और 2 दिवसीय दौरा, जिसमें जो शीर्ष नेतृत्व है, जो जिम्मेदारी सौंपी है सीटों को लेकर के। अब 2 सीटें जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हैं, बस्तर और कोरबा को लेकर के, लेकिन अब कांग्रेस भी है वो सीटों को बढ़त बनाने की जुगत में लगातार प्रयासरत है। हिमांशु पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, 2 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ खास कार्यक्रम है, जानना चाहेंगे? देखिए लोग, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2 सीटें अब तक कांग्रेस जीत के आई है, लेकिन अब उसे 2 से कैसे बढ़ाया जाए और कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा सीट छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में काबिज किया जाए, इसको लेकर कांग्रेस नए प्रयास कर रही है। और जिस तरह से इसके राष्ट्रीय नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ पर होता नजर आ रहा है, जिस तरह से सह-प्रभारी विजय जांगीड़ का दौरा आज हुआ है, आज वो रायपुर पहुंच चुके हैं और 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें आज वो देर शाम रात तक पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और साथ ही कल 31 मार्च को यानी बड़े जो पदाधिकारी है जो कांग्रेस के, उनकी बैठक वो लेंगे। उसके बाद लगातार चुनाव में कैसे जो है ज्यादा जीत इस बार हासिल करना है सीट को लेकर, उस पर वो प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2 दिवसीय दौरा है, काफी अहम माना जा रहा है कांग्रेस को लेकर। और कहीं ना कहीं नाराज कार्यकर्ताओं की उठक पटक की स्थिति छत्तीसगढ़ में जो देखने को मिल रही है, उस तमाम विषयों पर भी विराम लग सकता है और एक के बाद एक जो बयानबाजी का दौर छत्तीसगढ़ में चला है, उसे कैसे थामा जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो सीट है उसे कैसे कब किया जा सके, इसको लेकर प्रयास कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जी अच्छा हिमांशु, अगर ये तो दौरे की बात हो गई, ऑफिशियल सारी चीजें हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात जब कांग्रेस की बात हम जब करते हैं तो 2 सीटें हैं कांग्रेस की और उसको बढ़त बनाने के लिए लगातार कांग्रेस प्रयासरत भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पार्टी में खुद अंदरूनी जो गुटबाजी सामने आ रही है, मंचों से अब लोग बयान दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उस समस्या से जब कैसे निकलेगी कांग्रेस। निश्चित तौर पर लोग जो बात की जाए कांग्रेस की अंतरकलह को लेकर, तो कांग्रेस जो है तमाम जो विपक्ष तो बाद में लड़ाई लड़ेगी, लेकिन अभी कांग्रेस को सबसे ज्यादा लड़ाई और विवाद का सामना करना पड़ रहा है। तो वो सीधे सीधे जो है कांग्रेस के ही बड़े नेता, पुराने नेताओं और कुछ सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, इनके उनसे इनको सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रयास यही है कि कैसे उन तमाम नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया जाए। बिल्कुल, अब कार्यकर्ताओं को कैसे ये संदेशा देने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली, जहां सूबे के सीएम विष्णुदेव साय ने विजय बूथ अभियान की शुरुआत की। इसके तहत आज से बीजेपी 24,000 बूथों पर पार्टी का झंडा लगाएगी, जिसके तहत प्रत्येक बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता 10-10 झंडे लगाएंगे। इसके साथ इन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज से पूरे प्रदेश में घर घर में बीजेपी का झंडा लगाने की शुरुआत की जा रही है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने कांदूल गांव से आया हूं। मैं पूर्व में भी यहां आया था और आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव का शुभारंभ हो चुका है। इसके तहत हमारे प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव संपन्न किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर बूथ विजय अभियान का शुभारंभ हो रहा है और इसमें हर घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना है और अपने अपने बूथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेना है। और मेरा सौभाग्य है कि आज कांदूल गांव में हम यहां पर आए हैं और इस अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। अभी हम 2-4 घर में अपने हाथ से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे। बाकी सभी हमारे कार्यकर्ता और मतदाता अपने अपने घरों में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे।
वहीं कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इस सूची में छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के दिग्गज नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट के साथ ही रजनीश पाटिल, दीपक बैज, चरणदास महंत समेत पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। ये स्टार प्रचारकों की सूची है जिसमें 40 नाम हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुधीर, इस तरीके से स्टार प्रचारकों में सभी बड़े नेताओं के नाम शामिल है, कब से क्या कुछ है ये सब प्रक्रिया शुरू हो रही है? जी बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस लगातार तैयारी में जुट चुकी है। हमने बीते दिनों जिस तरीके से देखा कि जो बचे हुए 4 नाम थे उन पर लगातार चर्चा की जा रही थी, और साथ ही साथ अब जब नाम सामने आते थे उसके बाद लगातार रणनीति बनाई जा रही। स्टार प्रचारकों के नाम सामने आ चुके, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो प्रदेश प्रभारी जो सचिन पायलट है उनका नाम भी शामिल है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का नाम भी शामिल है, जो दर्शाता है कि साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस है वो लगातार रणनीति जुड़ी हुई। साथ ही साथ इस बार लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर के स्टार प्रचारकों की सूची आई है, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार को भी तेजी देंगे। और साथ ही साथ इस बार के लोकसभा चुनाव में जो आंकड़ा है, पिछले चुनाव में हमने देखा था कि वो लोकसभा सीटें ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में आई थी, तो इस बार आंकड़े को बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास करेगी और साथ ही साथ एक बेहतर प्रचार प्रसार को कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। सुधीर, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूर्व सीएम का भी नाम है उसी स्टार प्रचारकों में, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो किस तरीके से वायरल हो रहा है, अपनों से ही जिस तरीके से मात खानी पड़ रही, विरोध के सुर सामने आए हैं, ये चीजें कितना सिनेरियो बदलने का मादा रखती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजनांदगांव में एक वीडियो सामने आया था जिनमें जो कार्यकर्ता थे वो मंच से ही अपनी कहीं ना कहीं जो मन की भड़ास निकालते नजर आते, परंतु उस पर लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, हमने देखा कि पिछले बीते दिनों हमने देखा कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट राजधानी में मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनको एकजुट करने में लगातार उनके द्वारा कार्य किया गया और साथ ही साथ पीसीसी चीफ भी तमाम दौरे करते गए, कार्यकर्ताओं के बीच गए और कार्यकर्ताओं को एकजुट कार्य करने में लगातार दिशा निर्देश देते हुए नजर आया। तो इन सभी जो घटनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं कम करने के लिए लगातार शीर्ष कार्य कर रहा है और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी जो कार्यकर्ता है उनको दिशा निर्देश कर रहे हैं और साथ ही साथ एकजुटता पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं। चलिए सुधीर वर्मा, इस तमाम सारी अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुधीर वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस का प्रचार प्रसार अभियान लगातार जारी, जिसमें 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई गई है। खबर अगली रुख करेंगे। कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने हमले की आशंका जताई है। कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला के हमले की आशंका को लेकर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को आतंकी संगठन बता दिया, क्योंकि भूपेश बघेल ने कांग्रेस में स्लीपर सेल की बात स्वीकार की। इसका मतलब है कि कांग्रेस एक आतंकी संगठन है। इसी के साथ ही आईटी ने कांग्रेस को 1823 करोड़ का नोटिस भी थमाया है, जिसको लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले में वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि आईटी ने इस राशि को कब तक चुकाने को कहा है, यह बात कांग्रेस नहीं बता पाती है। कांग्रेस अपने आप को विक्टिम साबित करना चाहती है। कांग्रेस के प्रचार अभियान को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा, पूरे प्रदेश में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही। बस्तर से सरायपाली तक मैंने यात्रा की, लेकिन कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी। कांग्रेस ने एक जिले के लोगों को दूसरे जिलों में बैठा दिया है। साथ ही कहा, भूपेश बघेल दुर्ग की लीडरशिप को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद ही लीडरशिप को वहां स्थापित करना चाहते हैं। कहना है, करना नहीं है, वो चुनाव में को पत्र लिखा गया, रिवॉल्वर को मांग कर रहे हैं आत्म सुरक्षा के लिए। देखिए, कांग्रेस में स्लीपर सेल है, ये स्वीकार करना भूपेश बघेल जी का, इसका मतलब है कि कांग्रेस एक आतंकी संगठन है और उस आतंकी संगठन से जन सामान्य से लेके किसी को भी खतरा हो सकता है। और भूपेश बघेल जी के बयान के बाद जो रामकुमार शुक्ला जी का बयान आया है उसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। कोई भी स्लीपर सेल वाला उसकी हत्या कर सकता होगा, यह आशंका उनको है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बस्तर लोकसभा उम्मीदवार कवासी लखमा ने आज दंतेवाड़ा में भाई दंतेश्वरी के दर्शन के बाद पत्रकारों से
चर्चा की। वहीं पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, मोदी सरकार में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार ईडी और संस्थाओं की मदद से धमकाकर परेशान कर रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी वाले नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार। यही नारा हमने भी विधानसभा में लगाया था, अब की बार 75 पार और कांग्रेस 35 पर सिमट गई थी। अब यही गलती बीजेपी वाले दोहरा रहे हैं, वो भी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, आधे में सिमट जाएंगे। मामला को छोड़कर 1700 आदिवासी निर्दोष आदिवासी को छोड़ दिए थे। ताड़मटला में 300 घर जला, 5-5 हजार 2-2 लाख रुपया उनको 5 करोड़ रुपया बांटा था। लोगों को 1700 लोगों को छोड़े थे। आम आदिवासी लोग बाजार जाते थे, मुर्गे बाजार जाते थे, अब दही नहीं बेचते थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग एक ऐसा संभाग है जो पूरे प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के लिए अलग ही वर्चस्व रखता है और वीआईपी संभाग माना जाता है। दरअसल दुर्ग संभाग प्रदेश का एक ऐसा संभाग है जहां से पूर्ववर्ती सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रकांत साहू, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, पीएचई मंत्री रुद्र गुरु, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सब एक ही संभाग से थे। और इस बार बात करें तो लोकसभा चुनाव की, तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 4 सीट कांग्रेस अपना प्रत्याशी दुर्ग संभाग से उतारा है, और जिसमें महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, दुर्ग से राजेंद्र साहू और बिलासपुर से देवेंद्र यादव के ऊपर दांव लगाया है। वहीं एक ही संभाग से अलग अलग लोकसभा में प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सरकार भी थी तो भी पूरे मंत्री दुर्ग से ही थे, तो दुर्ग की सरकार थी, दुर्ग संभाग, हम तो दुर्ग संभाग वाले हैं, तो वहाँ बहुत सारे मंत्री दुर्ग ठीक ही थे। परंतु ये है कि सभी जगह के नेताओं को अवसर मिलना चाहिए। जैसे कांग्रेस की परंपरा के आधार पर सिर्फ गांधी परिवार ही मुखिया हो सकता है, वैसे ही यहाँ भी परिपाटी शुरू होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। रायपुर में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों में समन्वयक और सह समन्वयक नियुक्त किए हैं। सरगुजा में भीमसेन अग्रवाल को समन्वयक और विजयनाथ सिंह को सह समन्वयक नियुक्त किया। वहीं रायगढ़ में राजा रणविजय सिंह को समन्वयक और गिरधर गुप्ता सह समन्वयक का प्रभार बनाया गया। इसके साथ ही कई जिलों से समन्वयक और सह समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जहां पर व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान व्यापारियों ने दुकान खोलने की उचित समय की मांग को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही व्यापारियों ने यह भी बताया कि पहले 8 बजे ही व्यापारियों का दुकान बंद करवा दिया जाता था, लेकिन शहर के अंदर ही 8 बजे कुछ दुकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की, जिसके कारण बीते वर्ष पुलिस अधीक्षक ने 11 बजे के बात करें तो 11 बजे तक के टाइमिंग रखा गया था, जिसको यथावत रखने के लिए छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एसपी आंजनेय वार्ष्णेय से एक व्यापक चर्चा की। साथ ही व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से जल्द ही कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों की समस्याओं के लिए आगे आते रहता ही है। एक प्रदेश में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संस्था है जो हमेशा व्यापारियों के लिए आगे रहती है। अभी कुछ दिनों पूर्व माननीय प्रशांत ठाकुर सर, एसपी सर जी ने हमको 11:30 तक का टाइम दिया था दुकानें बंद करने का, परंतु अभी बिना किसी कारण बताए हमारे कुछ व्यापारियों को 10 बजे बंद कराने के लिए कहा गया और कुछ उसमें दबावपूर्वक बात की गई। उसके संदर्भ में हम अपने व्यापारियों के साथ आज माननीय एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब से हमारी सार्थक चर्चा रही और वह भी एक व्यापारी समाज से आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे दर्द को समझते हैं। चूँकि व्यापारी समाज से भी आते हैं, उन्होंने बताया कि मैं भी व्यापारी समाज से आता हूँ, तो हमेशा उन्होंने कहा है कि हम आपको सहयोग करेंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और सदस्यगण आज एसपी साहब से मिलने का समय लिए थे और उन्होंने हमको मिलने का समय दिया। ये जो अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और उस पर जो व्यापारियों के साथ एक प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए। वहीं मुंगेली के लोरमी में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही। युवक की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना के दौरान युवक मोबाइल पर फोन बात कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल घटना की जांच में जुटी हुई। बता दें, पूरा मामला बोरतरा चिल्फी थाना का बताया जा रहा है।
वहीं बस्तर के रतेंगा में सीआरपीएफ जवानों से भरी एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 11 जवान और ड्राइवर घायल हुए हैं। सभी जवान 188 बटालियन के हैं और चुनावी ड्यूटी में कोंडागांव जा रहे थे। ये सभी जवान पुष्पाल कैंप से रवाना हुए थे। रतेंगा अंधा मोड़ पर एम्बुलेंस रोड से नीचे उतरते वक्त पलट गई। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोंडीगुड़ा लाया गया। इनमें से 7 जवानों को ढिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालांकि सभी खतरे से बाहर हैं। लोरमी में कुछ दिन पहले एक दैनिक वेतन कर्मी और डिप्टी रेंजर के बीच हुआ विवाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। डिप्टी रेंजर पर कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों का कहना था कि अगर आरोपी डिप्टी रेंजर पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो लोकसभा चुनाव बहिष्कार के साथ ही उग्र आंदोलन करेंगे। 7 मार्च को खुड़िया क्षेत्र में एक हमारे जो फागूराम कर्मचारी वन विभाग का और डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे हैं, इनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें डिप्टी रेंजर के द्वारा जातिगत गाली गलौज किया गया था और तब्बल से उनको आहत भी किया गया था। तो उसके संबंध में फागूराम जी द्वारा खुड़िया चौकी में कार्यवाही के लिए आवेदन दिया गया था, जिसको किसी के दबाव के चलते उसको भगा दिया गया था। तो फागूराम के द्वारा जांच थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जिसका अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। और उल्टा कल खुड़िया चौकी प्रभारी के द्वारा इनको बयान के बहाने बुला करके 151 धारा लगा करके यहाँ चालान प्रस्तुत किया गया था। जब समाज को इस बात की जानकारी हुई तो समाज के द्वारा उसको जमानत में रिहा कराया गया है। और उसी जो इसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए आज पूरे समाज के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा 2 मांगे रखी गई है। एक ये कि जो पूर्व में प्रबल एक डिप्टी रेंजर है छुरिया रेंज में, उनके प्रबल दुबे, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की शिकायत आज़ाद थाना मुंगेली में की गई है। तो उसमें अभी कार्रवाई नहीं हुई है ऐसा उनका कहना है और उसमें त्वरित गति से कार्रवाई कर एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराएं और नियमानुसार जो कार्रवाई है तत्काल करें। लंबे समय से फरार चली महिला अपराधी मुस्कान रात्रे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने निजता अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में महिला आरोपी और उसके पति को एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया। बता दें कि पुराने नारकोटिक्स के मामले में सोहेल खान, मुस्कान सत्रे और उसके पति प्रियेश उर्फ प्रिंस यदू की तलाश थी। पुलिस को मुस्कान तथा प्रियेश के करीब नगर में होने की जानकारी मिली। उसके बाद पुलिस दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करके उनके ठिकाने पहुंची। मुस्कान के खिलाफ शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मारपीट, एनडीपीएस एक्ट सहित कई अन्य मामलों में 17 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हैं। मुस्कान के खिलाफ पड़ोसी जिलों में अपराध दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी। इतना ही नहीं, पुलिस के अनुसार मुस्कान तथा उसके पति की क्राइम हिस्ट्री को देखते हुए पूर्व में ली जमानत को रद्द करने में कोर्ट में आवेदन लगाया जाएगा। मुस्कान रात्रे नाम की महिला है, वो और उसका पति जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी समय से नशे के व्यापार में संलिप्त हैं और ये दूसरों के द्वारा भी ये काम करवाते थे। कल कबीरनगर पुलिस थाना ने इसे न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसके खिलाफ पहले लगभग 16 से 17 मामले अलग अलग समय पर दर्ज हुए हैं। कुछ का निराकरण हो चुका है, कुछ लंबित हैं और कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें हम उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई करेंगे। धमतरी में अचानक पीडब्ल्यूडी ऑफिस परिसर में रखी 3 गाड़ियों में आग लग गई। अधिकारी कर्मचारियों की मदद से आनन फानन में पानी और रेत से आग को बुझाया गया। इसकी लिखित शिकायत थाना सिटी कोतवाली को दे दी गई। फिलहाल आग कैसे लगी, किसने लगाई, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं रायगढ़ लोकसभा सीट से सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा 1999 में रचे चक्रव्यूह को आज तक कांग्रेस नहीं भेद पाई है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जहां बीते 25 सालों से कांग्रेस जीत दर्ज करने के लिए तरस रही है। इस लोकसभा सीट पर प्रमुख रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होती है और हर बार भाजपा ही जीत दर्ज करती है, लेकिन अब कांग्रेस भी मशक्कत कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस विष्णुदेव साय के गढ़ को भेदने में कामयाब हो पाएगी? एक रिपोर्ट देखिए।
2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला तो राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर भी मिला। देखा जाए तो 1999 में विष्णुदेव साय ने जो चक्रव्यूह तैयार किया उसे भेदने में कांग्रेस आज तक कामयाब नहीं हो पाई है। 1962 में अस्तित्व में आई रायगढ़ सीट में 6 बार कांग्रेस जीती है, जबकि एक बार जनता पार्टी व 7 मर्तबा भाजपा को विजय श्री हासिल हुई है। 1999 से यहाँ कांग्रेस जीत नहीं सकी है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा शामिल हैं, जिसमें विधानसभा जसपुर, कुनकुनी, पत्तलगांव सीट शामिल है। तो रायगढ़ जिले की लैलूंगा, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगगढ़ और खरसिया विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में है। रायगढ़ लोकसभा सीट का आधा भाग बिलासपुर तथा आधा भाग सरगुजा संभाग में पड़ता है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से हमेशा कांटे की टक्कर रही है। 1999 से 2019 के लोकसभा चुनाव तक यहाँ भाजपा का कब्जा रहा है। इस बार रायगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने मेनका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं उनके सामने बीजेपी के राधेश्याम राठिया चुनाव मैदान में हैं। वहीं भाजपा ने प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय की सेवा भाव बता रही है, जिससे जनता लगातार 25 सालों से आशीर्वाद प्रदान कर रही है। विष्णुदेव साय जी की सरलता, सहजता, जनता से उनकी आत्मीयता और जो उनके मन में सेवा भाव है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से विजयी करता रहा। और अब तो बड़े गर्व की बात है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और वो आते ही 3 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को लगभग 52,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट करके उनके खातों में पहुंचाए और 18 लाख आवास दिया है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये दिया है। तो मेरा मानना है कि विष्णुदेव जी का सुशासन, डबल इंजन की सरकार, मोदी की गारंटी अब ऐतिहासिक वोटों से हमें रायगढ़ में विजय दिलाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस बार रायगढ़ लोकसभा सीट में कांग्रेस की बदलाव की बयार बता रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि रायगढ़ सीट को बड़े अंतरों से जीत रहे हैं। मेनका सिंह जी आदिवासी परिवार से आती हैं, ऐसे परिवार से आती हैं जिसका एक राजनीति में एक अलग स्थान रहा है और हमेशा से सेवा में सक्रिय रही है। एक चिकित्सक होने के नाते क्षेत्र में उनकी अच्छी पहचान है। इसके अलावा रायगढ़ में अपने पास बदलाव की बयार बह रही है और निश्चित तौर पर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और मेनका सिंह जी हमारी सक्षम, प्रबल और सहृदयी और सज्जन महिला उम्मीदवार हैं। निश्चित तौर पे हम उस सीट को बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। आजादी के बाद वर्ष 1952 में जब लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ, तब सरगुजा और रायगढ़ को एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया है। पहले आम चुनाव में यहाँ से 2 सांसद निर्वाचित हुए। सामान्य वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संसद का निर्वाचन हुआ। सामान्य वर्ग से चंडकेश्वर शरण सिंह देव व अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाबूनाथ सिंह सांसद निर्वाचित हुए। 2 सांसदों की यह सीट 5 साल तक चली है। इसके बाद नर्सरी से लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन हुआ है और रायगढ़ व सरगुजा को अलग अलग संसदीय क्षेत्र का दर्जा मिला। रायगढ़ संसदीय सीट के नाम पर एक और कीर्तिमान दर्ज है। राज परिवार के 5 सदस्यों ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया है। जयपुर राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले विजय भूषण सिंह देव, सारंगगढ़ राज परिवार से रजनी देवी, राजा नरेश चंद्र सिंह व पुष्पा देवी सिंह, सरगुजा राज परिवार से चंडकेश्वर शरण सिंह देव यहाँ से सांसद बने। रायगढ़ लोकसभा सीट में ग्रामीण आबादी की प्रतिशत 85.79% है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 11.70% है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अजीत जोगी व विष्णुदेव साय के रूप में 2 मुख्यमंत्री भी दिए हैं। 25 सालों से जीत को तरस रही कांग्रेस को मोदी लहर के बीच रायगढ़ सीट में इस बार कैसे कामयाबी मिलेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। इन्हीं खबरों के साथ हमर छत्तीसगढ़ में इतना ही, लेकिन आगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ हमारी सहयोगी शिवानी स्टूडियो में आ चुकी हैं। नमस्कार।